Hello dear learners, welcome back to my channel. I am here with the another video that will deal with the structural feature of a bacteria. यानी आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया के कौन कौन से सब पार्ट्स होते हैं उसके सरफेस पे या इनसाइड में अंदर में, और हर एक सब पार्ट का क्या पर्टिकुलर रोल है, यानी वो किस लिए होते हैं बैक्टीरिया के सरफेस पे या तो अंदर में। हम एकदम आराम से देखेंगे एक एक पार्ट को, और मैंने बहुत ही समराइज्ड वे में भी लगाया है टेबुलर फॉर्म में, तो आपको सिर्फ एक सिंगल वीडियो से पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया के सरफेस पे एज वेल एज इनसाइड क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या सब पार्ट्स होते हैं और उनका क्या रोल है। क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप सिर्फ एक ही वीडियो से पूरा बैक्टीरिया आपका कवर हो जाएगा, यानी उनके स्ट्रक्चरल फीचर्स को आपको देख के समझ आ जाएगा। आप अपने नोट्स में छोटे छोटे पॉइंटर्स में लिखते जाइए। फॉर एग्जांपल राइबोसोम है, तो राइबोसोम का रोल क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। कैप्सूल का क्या है? प्रोटेक्शन में रोल है। सेल वॉल का क्या है? प्रोटेक्शन में रोल है। तो आप उसको ऐसे पॉइंटर्स बना के लिखते जाइए एंड इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिए, आपको पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों सो हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, एज वेल एज सब्सक्राइब भी कीजिए एंड डू लाइक इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल। सबसे पहला जो बैक्टीरिया का आउटर बाउंड्री होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? सेल का आउटर बाउंड्री होता है। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो ब्राउन कलर का लेयर है वो क्या है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अब देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का रोल क्या होता है बैक्टीरिया में। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर होता है। जहाँ पे भी ये शब्द लिखा हो सिलेक्टिवली परमिएबल, इट मीन कि वो सब कुछ को अपने अंदर नहीं आने देगा एनवायरनमेंट से, वो कुछ ही चीज़ों को एंट्री देगा। उसी शब्द का मतलब होता है सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्ट करता है, वो सबको एक साथ आने नहीं देगा, वो चुन चुन के आने देगा किसी चीज़ों को। और इट एक्ट एज अ बैरियर। बैरियर मतलब कोई भी एक्सटर्नल बाउंड्री से सेपरेट करने के लिए जो स्ट्रक्चर बना है वो, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो एक बैरियर की तरह काम करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है बैक्टीरिया को। इट एक्ट एज अ मैकेनिकल बाउंड्री ऑफ अ सेल। और इसका फंक्शन क्या होता है? बैक्टीरिया में न्यूट्रिएंट अपटेक का, यानी बैक्टीरिया को सर्वाइवल के लिए क्या लेना होगा? न्यूट्रिएंट लेना होगा। और वेस्ट जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है, वेस्ट को भी वो क्या करता है? एक्सपोर्ट आउट करेगा। तो उसमें भी यानी कि इम्पोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट दोनों में ही रोल किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और साथ ही साथ डिटेक्शन ऑफ एनवायरमेंटल क्यूज फॉर कीमोटैक्सिस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही पता चलता है बैक्टीरिया को कि एनवायरमेंट में क्या है, कोई केमिकल स्टिमुलस है। कीमोटैक्सिस यानी मूवमेंट ड्यू टू केमिकल, यानी बैक्टीरिया जो होता है वो मूव करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस। अलग अलग टाइप के स्टिमुलस से, चाहे वो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में एक बैक्टीरिया को रख दे तब भी वो अलाइन होगा, केमिकल में रख दे या फिर अलग अलग पीएच के सोल्यूशन में भी रख दे तब भी उसके अंदर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। तो सब कुछ किसके वजह से होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वजह से। क्योंकि सारे जो सॉल्यूट हैं, सॉल्यूट मीन्स जो केमिकल्स हैं, वो इनसाइड और आउटसाइड कैसे होते हैं? जैसे ये बैक्टीरिया का सरफेस है, अब कोई सॉल्यूट है यहाँ पे, जैसे मैं अलग कलर से दिखाती हूँ, ये एक सॉल्यूट है, तो इसको अगर अंदर जाना है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही डिपेंड करता है कि वो एंट्री देगा या नहीं देगा। और यहाँ पे सपोज कोई टॉक्सिक मटेरियल है, इसको बाहर जाना है, तो वो भी किसकी वजह से होता है? सिर्फ और सिर्फ इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से होता है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जितनी भी चीज़ें हैं उसमें रोल किसका होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। आई होप कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखने को मिलती है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में वो है गैस वैक्यूल या फिर इंक्लूजन बॉडीज़। तो ये क्या होता है? जैसे इस टाइप के आपको दिख रहे होंगे, ये है इंक्लूजन बॉडी इस टाइप का। और बहुत सारे बैक्टीरियल सरफेस में हमें क्या देखने को मिलता है? गैस वैक्यूल देखने को मिलते हैं। तो इनका क्या रोल है वो देखते हैं। तो पर्टिकुलरली जो इंक्लूजन बॉडीज़ हैं तो उनका रोल क्या होता है? वो स्टोरेज बॉडी की तरह काम करते हैं, यानी किसी चीज़ को स्टोर करके रखते हैं। किन चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं? फॉर एग्जाम्पल कार्बन, फॉस्फेट। और इन्हीं के अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन भी होता है। इट एक्ट एज अ माइक्रो कंपार्टमेंट, यानी अगर ये स्टोर कर रख रहे हैं कार्बन, फॉस्फेट,
तो इन्हीं के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। और गैस वैक्यूल क्या होता है, एन इंक्लूजन दैट प्रोवाइड्स बायंसी फॉर फ्लोटिंग इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। अगर कोई बैक्टीरिया एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में यानी कि वो अगर पानी में रहता है, किसी भी टाइप के पानी में, सॉल्टी या फिर नॉन सॉल्टी वाटर में, तो उसे क्या होगा, उसे फ्लोट होने के लिए एक बायंट फोर्स चाहिए। तो वो बायंट फोर्स या वो बायंसी कौन प्रोवाइड करता है, गैस वैक्यूल प्रोवाइड करता है, ताकि वो पानी में क्या हो, फ्लोटिंग वाले कंडीशन में रहे। तो गैस वैक्यूल और जो इंक्लूजन बॉडी है, मेनली उनका गैस वैक्यूल भी एक इंक्लूजन बॉडी ही है, और इंक्लूजन बॉडी को ये रहता है कि वो कुछ ना कुछ स्टोर करेंगे और उसके बेसिस पर अलग अलग केमिकल रिएक्शन के लिए साइट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो होता है राइबोसोम, आप यहाँ देख सकते हैं छोटे छोटे ये जो येलो येलो डॉट्स दिख रहे हैं, वो क्या है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम का मेनली क्या रोल होता है, राइबोसोम का मेनली रोल होता है इन प्रोटीन सिंथेसिस। हमेशा क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्रीज बोला जाता है राइबोसोम को, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक मतलब चाहे वो प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो या फिर बैक्टीरियल सेल हो। राइबोसोम का रोल क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करने का, यानी वो हर सेल के लिए प्रोटीन बनाता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड कैसा दिखता है पहले वो देख लेते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एनसर्कल किया है, ब्लू कलर का स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक, उसे कहते हैं हम न्यूक्लियोइड। तो अब न्यूक्लियोइड का क्या रोल है, मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कि जो बहुत अर्लीस्ट हमारे अर्थ में एग्जिस्ट हुए आए, उन्हें कहते हैं हम प्रिमिटिव सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोट्स मेनली किसकी वजह से होता है, किसको हम किसे देखते हैं प्रोकैरियोट्स में, हम देखते हैं बैक्टीरिया को, यानी प्रोकैरियोट मीन्स बैक्टीरिया फैमिली। अब बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर हमने देखा था वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसी के बेसिस पर डिफरेंस बिटवीन होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स यानी जिसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल ये सब आते हैं उसमें। तो जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होता है उसमें क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, लेकिन बैक्टीरियल सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो अब उनका जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होगा, कंपार्टमेंट तो है नहीं, तो जेनेटिक मटेरियल के स्टोरेज के लिए ही इट इज़ फॉर इन बैक्टीरिया। यानी न्यूक्लियोइड का फंक्शन क्या हो जाएगा, उसका फंक्शन हो जाएगा लोकलाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। रोल क्या हो जाएगा बैक्टीरिया में कि वो जेनेटिक मटेरियल को यानी कि डीएनए को स्टोर करके रखता है, क्योंकि न्यूक्लियस तो है नहीं, तो न्यूक्लियोइड ही काम करता है न्यूक्लियस जैसा। अब देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल कहाँ हमें देखने को मिलता है, सेल वॉल हमें सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है और बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये भी क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में, सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। अब यहाँ पे जो ब्राउनिश लेयर के जस्ट ऊपर में एक येलोइश लेयर अगर आपको दिख रहा होगा पतला सा, तो उसे हम कहते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल का क्या रोल होता है, सेल वॉल का रोल होता है ये कैसे प्रोटेक्ट करता है, इट इज़ नॉन लिविंग, यानी वो केमिकल का बना होता है और इसका मेनली रोल क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑस्मोटिक स्ट्रेस एंड ऑल्सो इट हेल्प सेल टू मेंटेन देयर सेल शेप। अब जैसे मैंने बताया कि अगर हम सेल को किसी भी सोल्यूशन में रख दे, ज़्यादा पीएच वाले या कम पीएच वाले, तो क्या होगा, सेल का स्ट्रक्चर चेंज होता है, लेकिन सेल वॉल ही हेल्प करता है ऑस्मोटिक स्ट्रेस। ऑस्मोटिक स्ट्रेस मतलब अलग अलग पीएच का इम्बैलेंस जो हो रहा है उससे बचाने के लिए सेल वॉल रिजिड होता है, एकदम ज़्यादा रफ एंड टफ होता है, और ये क्या करता है, सेल को शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है देख लेते हैं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या होता है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का डिफरेंस होता है कि कितना स्पेस अवेलेबल है बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन में और इनर मेम्ब्रेन में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसका मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे देख सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव क्या होता है। बट आप अभी इस वीडियो में इतना याद रखिए कि जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में या तो बहुत ही कम होगा, बहुत ही छोटा सा होगा, या तो टोटली एब्सेंट होगा, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये ज़्यादा होता है, ज़्यादा बड़ा स्पेस होता है। जो आउटर पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है और जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसके बीच में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है, उसे हम बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। अब उसका रोल क्या है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और बहुत सारे
न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अलग अलग रोल प्ले करते हैं। अब एक और स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है जो कि है कैप्सूल। आप इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए, जो ब्राउन वाला लेयर है, ब्राउनिश लेयर, वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाहर एक लेयर है, वो क्या है, सेल वॉल है। उसके बाहर एक लेयर क्या है, वो है कैप्सूल। अब देखते हैं कैप्सूल का क्या रोल है। तो जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल्स एंड स्लाइम लेयर्स रेजिस्टेंस टू फेगोसाइटोसिस एज वेल एज इट परफॉर्म्स एडियरेंस टू सरफेस। इस शब्द का क्या मतलब है? नॉन बायोलॉजी वालों के लिए तो बहुत ऐसा लग रहा होगा कि अरे क्या शब्द बोल दिया मैंने, बट इट इज़ वेरी इजी। रेजिस्टेंस टू फेगोसाइटोसिस यानी बैक्टीरियल सेल को कोई भी एनगल्फ जब करता है, कोई बड़ा सेल, जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे इम्यून सेल हैं, वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को एनगल्फ करते हैं और अपने अंदर प्रोसेस करके किल कर देते हैं, ताकि उनसे जो रिलेटेड डिजीजेज हैं वो हमारे अंदर ना हो। तो अगर बैक्टीरिया एनगल्फ हो जाएगा तो वो डिजीज़ तो होगी ही नहीं। तो जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होते हैं, जो बहुत ज़्यादा किसी मेजर डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके स्ट्रक्चर में सेल वॉल के बाहर एक टफ प्रोटेक्टिव कोट होता है। जैसे कि ये अगर एक बैक्टीरियल सेल है तो इसके बाहर में आपको एक टफ कोटिंग दिखेगा, बहुत ही टफ होता है, जो क्या रोल प्रोवाइड करता है। टफ बोलने का क्या मतलब है कि वो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को जल्दी से ख़राब नहीं होने देगा। यानी जो दूसरे इम्यून सेल उसको फेगोसाइट एनगल्फ कर लेते थे, निगल लेते थे और अपने अंदर प्रोसेस करते थे अपने मशीनरी के थ्रू, अब वो प्रोसेस डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि इस बैक्टीरिया में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो डेलिकेट होता है, उसे हम रप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरिया के पास प्रोटेक्टिव टफ कोट है, जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, अब तब क्या होता है, तब बैक्टीरिया को एनगल्फ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले उसके कैप्सूल को हमें डिग्रेड करना पड़ेगा ताकि वो बैक्टीरिया क्या हो, अंदर जा पाए। तो इसका रोल किस में हो गया, फेगोसाइटोसिस, यानी कि सेल एनगल्फिंग वाले प्रोसेस से ये बच जाए। और एडियरेंस टू सरफेस मतलब स्लाइम लेयर, जैसे चिपचिपा लेयर होता है स्टिकी स्टिकी सा, वो किसी सरफेस पे बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करता है। लाइकवाइज फिम्ब्री एंड जो पाइलस होता है, उसका भी रोल होता है अटैचमेंट टू सरफेस, यानी किसी स्टोन पे, किसी रॉक पे वो कैसे अटैच होते हैं, बैक्टीरिया के सरफेस पे ऐसे छोटे छोटे रेशे जैसे आपको जो दिखते हैं, वो होते हैं फिम्ब्री। और पाइलस का रोल किस में होता है, पाइलस का रोल होता है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल होता है किसका, पाइलस का। पाइलाई किसे हम बोलते हैं, प्लूरल फॉर्म होता है, पाइलस होता है सिंगुलर फॉर्म। अब उसका रोल किस में होता है, फिम्ब्री का रोल होता है अटैचमेंट टू सरफेस, जैसा कि स्लाइम लेयर का फंक्शन होता है, और पाइलस का होता है बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन, यानी एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया का जो डीएनए चेंज होता है। मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ। जैसे ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है, अब इनके बीच में अगर इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, अब दोनों को क्या होना है, चेंज होना है, तो क्या होगा, एक मिनट, जैसे कि ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है, अब इन दोनों के बीच में एक ट्यूब बनेगा, जो कि किसके बनने से होता है, पाइलस के बनने से होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बोलते हैं। अब इसी के थ्रू इन दोनों का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, चेंज होता है, मिक्स होता है, यहाँ से एक ट्यूब चाहिए, एक पैसेज चाहिए, तो वही पैसेज कौन प्रोवाइड करता है, पाइलस प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट होता है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो आप अभी देखेंगे स्ट्रक्चर में, उसका रोल क्या होता है, मोटिलिटी, यानी कि वो प्रोवाइड करता है मोटिलिटी, बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट के लिए या स्विमिंग के लिए, स्वार्मिंग के लिए, इधर उधर मूव करने के लिए, वो चीज़ कौन प्रोवाइड करता है, फ्लैजेला प्रोवाइड करता है। देखते हैं कैसा दिखता है फ्लैजेला। फ्लैजेला कैसा दिखता है, ये है फिम्ब्री, जिसे मैं स्ट्रक्चर में बना रही थी, ये वाला छोटा छोटा जो ऐसे ब्राउन कलर का रेशे जैसा दिख रहा है, उसे हम कहते हैं फिम्ब्री। फ्लैजेलम ये होता है जो ये जैसे एक बैक्टीरियल सेल है तो इतना बड़ा सा जो निकला होता है, उसे हम कहते हैं फ्लैजेला। मैंने अपने माइक्रोबायोलॉजी के एक लेक्चर में बताया भी है कि फ्लैजेला की बेसिस पर अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं, जैसे एम्फीट्राइकस जो हर तरफ क्या हो, बहुत सारे फ्लैजेला हों, उसे बोलते हैं। लोफोट्राइकस जो अलग होता है, एक ही गुच्छे का रहता है फ्लैजेला एक ही साइड पे। पेरिट्राइकस और अलग अलग टाइप के फ्लैजेला के बेसिस पर हो सकते हैं। तो फ्लैजेला का मेनली रोल किस में है, मूवमेंट में। एक और स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है एंडोस्पोर।
एंडोस्पोर का रोल मेनली किस में होता है? एंडोस्पोर का रोल होता है जब भी कोई बैक्टीरिया, और हर बैक्टीरिया एंडोस्पोर नहीं बनाता है, जो बनाते हैं हम उसे कहते हैं एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, और जो एंडोस्पोर नहीं बनाता उसे हम कहते हैं नॉन एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। अब जो एंडोस्पोर बनाता है उसका रोल क्या होता है? एंडोस्पोर सर्वाइवल के लिए, यानी मान लो बहुत ही हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाती है, पीएच बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ही अलग हो जाता है, तो क्या होता है, बैक्टीरिया को अपने सर्वाइवल के लिए एक एंडोस्पोर बनाना होता है, यानी कि एक डॉर्मेंट स्टेज में जाना होता है जिसमें कि उसका मेटाबॉलिज्म एकदम ही रुक जाए और वो टफ कंडीशन को टॉलरेट कर पाए, और जैसे ही नॉर्मल कंडीशन हो वो वापस से रिवाइव हो पाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। और ये सब कोई बैक्टीरिया की कैपेसिटी नहीं होती है, किसी बैक्टीरिया में ही ये देखने को मिलता है। तो ये सारे जो हमने स्ट्रक्चर्स पढ़े, आप सिर्फ एक टेबल से ही इसी टेबल का स्क्रीनशॉट निकाल के रख सकते हैं, मैं क्लियर कर देती हूँ, और इसी को लेके हर बार रिवाइज कर सकते हैं कि बैक्टीरिया में क्या क्या स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ, so do subscribe my channel so that I feel motivated, and it gives me a great energy for making so many videos for all you people. So thanks for watching, and do like, share and subscribe my channel.